हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज आपको इसमें मैं बताऊंगी सीटेड फर्स्ट पेपर का। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर में आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ इसमें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपको मैंने सीडीपी का जो है रेटी सेट 6 जो है वो सीडीपी का करा चुकी हूँ। आज जो है मुझे कराना है आपका पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का पार्ट कराना है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं ईवीएस में जो है 30 प्रश्न आपके आते हैं, एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, 30 प्रश्न आपको करने रहते हैं। तो ठीक है, आपको ये भी पता है कि सभी क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिलता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है किसी भी प्रकार की। तो चलिए आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने पीछे के सारे वीडियो देखे होंगे, आपको सारी क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। और मैं हमेशा से आपको कहती हूँ, आपको अगर कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमेशा हमसे पूछ लिया करिए तुरंत। ओके, तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पेपर के लिए फ्रेंड्स, 1 to 5 के लिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने इसका कंटेंट भी बहुत सा आपको दिया है, आप लोग देख लिया करिएगा। ठीक है, जा करके जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ हैं, या फिर कोई भी डिजीज़ के बारे में है, जगह के बारे में है, मानचित्र के बारे में, सभी के क्लासेस मैंने आपको दे चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिल गया। फर्स्ट क्वेश्चन बीज के बारे में। ठीक है, बीजों के अंकुरण की जो अवधारणा होती है, अवधारणा को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को जानकारी भी दे। तो बताइए, जो बीजों के अंकुरण के बारे में अगर शिक्षक कोई पढ़ा रहा है तो बताइए बच्चों को किस किस प्रकार की जानकारी देना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी के बारे में, या फिर सेकंड कह रहा है कि कक्षा कक्ष में की गई सजावट की, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कक्षा कक्ष में फैली धूल मिट्टी की, या फिर कक्षा कक्ष में रखे हुए फर्नीचर की। बताइए किस प्रकार के उसको उदाहरण देने चाहिए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि बीजों के अंकुरण के लिए। ठीक है, तो बीजों के अंकुरण के लिए उचित जो तापमान होता है वो लगभग कितना, मैंने आपको बताया था 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, तथा जो उसमें नमी की आवश्यकता होती है वो हालांकि अंकुरित या फिर अंकुरित की जो ये प्रवृत्ति होती है बीज की किस्म तथा मृदा की संरचना से भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हवा के तापमान एवं नमी के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 122 है। ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है वह व्यक्ति जिसको मलेरिया है के रक्त की जाँच किस आधार पर की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है तो उसकी जांच कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा उस व्यक्ति को मलेरिया है। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स आपको जो डिजीज़ बताया था, डिजीज़ भी मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे। एक आपको जन्मजात डिजीज़ बताई थी और एक आपको पर्यावरण में जो होने वाले डिजीज़ होते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। तो वो वाली क्लास आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिजीज़ के बारे में पूरा अच्छे से आपको समझाया है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। सेकेंड कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रक्त को क्षति पहुंचाने वाली यकृत कोशिकाओं के आधार पर, या फिर लीवर आपका डैमेज होता है क्या। नेक्स्ट कह रहा है श्वेत रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अगर मलेरिया का पता लगाना होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले आपका जो ब्लड होता है उसका टेस्ट कराते हैं। ब्लड में क्या पाया जाता है, आपका मलेरिया परजीवी जो होते हैं वो प्रेजेंट पाए जाते हैं, तो माना जाता है हाँ आपको मलेरिया बुखार है। ओके, तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे कह रहा है कि बर्फ के घर यानी कि युगलू विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है कि इन घरों के जो विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं देंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नहीं देने के बारे में पूछ रहा है ना, इग्लू जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र में पाया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इन घरों का जो आकार होता है गुंबदाकार रखा जाता है, साथ ही प्रवेश हेतु मध्य में एक छिद्र रखा होता है। सेकंड कह रहा है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल एवं फर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, इन घरों में जो सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जो है भूसे और पेड़ की जो पत्तियों की बात हो रही है उसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, इन क्षेत्रों में वनस्पतियों का समानता अभाव होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार के वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो इन घरों में भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है।
फर्स्ट ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का अपूर्व दहन, सेकंड कह रहा है वृक्षारोपण, थर्ड कह रहा है सौर ऊर्जा का प्रयोग एंड फोर्थ कह रहा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा? वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है या वायु प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो है जीवाश्म ईंधन का अपूर्व दहन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बता दूं। क्या होता है, जो वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का अपूर्व दहन होता है। जो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या होता है? मुख्यतः कोयल तथा पेट्रोलियम को शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो ऑटोमोबाइल होता है जैसे मोटर वाहन, वायु प्रदूषण का प्रमुख उत्सर्जन माना जाता है। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन इसका कैसे हुआ? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने 125 से क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ऑप्शन क्या है? बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ठीक है, मत आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है। टाइम क्या आपके पास पूरा 2.5 घंटे का टाइम रहता है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। क्वेश्चन अपने हिसाब से करना है, अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर में आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। ठीक है, वो क्या बात करिए, मैं एक शहर में आई हूँ जहाँ पर क्या है? पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा अथवा क्या लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर किस देश में, आपको किस शहर में देखने को किस भाग का होना चाहिए? तो बताइए फ्रेंड्स, यह शहर या फिर देश किस भाग का होना चाहिए जहाँ पर क्या होती है? पहाड़ी सत्र है। ठीक है, और क्या होता है वहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और धूप में बैठना वहाँ पे क्या होता है? अच्छा लगता है। अगर फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको अगर कह दूँ कि धूप में बैठना गर्मी के टाइम पे, इस टाइम अगर आपको कोई धूप में बैठने को कह दे तो आपकी क्या हाल होगी? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल आपका होगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो ठंड पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख में सबसे अधिक पड़ती है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी ठीक है। तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। ठीक है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए फ्रेंड्स, में आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये अगर हम बात करें, यह जो है 21,629 मील यानी कि 56,019 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर हम आपको बता दें, उत्तर में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिम व दक्षिण पश्चिम में पंजाब भारत, दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड एवं पूर्व में क्या है? तिब्बत से घिरा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पूरा हिमाचल प्रदेश बता दिया। हिमाचल प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर के आसपास आपका क्या देखने को मिलता है? उत्तर में जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर और क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और फिर क्या है? पश्चिम में आपको पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलता है? पंजाब, जो कि भारत में है। ठीक है, तो आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है? सभी वृक्षों की जो पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है। तो बताइए, सभी पत्तियों का जो रंग होता है, कोई भी पेड़ है, पौधा है, उसकी पत्तियों का रंग हरा होता है। ऐसा क्यों होता है? धूप के कारण होता है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है पर्णहरिम के कारण। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन के कारण। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है कार्बन डाइऑक्सीजन के कारण। तो आप लोग बताइए कि जो सभी वृक्षों का रंग जो होता है वो हरा होता है, क्यों होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें उपस्थित जो पर्णहरित होता है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। सभी वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं उनकी रंग क्या होती है? ज़्यादा करके पर्णहरिम के कारण, क्लोरोफिल के कारण क्या होती है? हरा पाया जाता है। इसका गठन फ्रेंड्स जो है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। अगर हम बात करें यह पौधे कैसे होते हैं, तो यह सभी पौधे जो होते हैं स्वपोषी पौधे पाए जाते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य घटक माना जाता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही 5 संख्याओं का औसत 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका औसत 24 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 20, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 15, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 30, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 34। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, आप मान लीजिए कोई भी संख्या है x और उसकी जो निकाली गई संख्या क्या है? y है। ठीक है, मान लो आप कोई भी संख्या x है और उसकी निकाली गई जो संख्या है वो y है। ठीक है, अब आप देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत है 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो निकाली कौन सी संख्या? आप एक संख्या निकाल दीजिए और क्या है दूसरी संख्या, तो उसका जो औसत मान क्या 24 हो जाएगा।
तो आप 5 का गुणा 26 में करेंगे इज इक्वल टू 130 करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए x और y यहीं रहेगा, 4 आपका इधर जाएगा तो यहाँ कट के 6 आ जाएगा, तो x y माइनस 6 आ जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स देखिए x y, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे 130 माइनस y इज इक्वल टू 96 आ जाएगा, तो y का मान आपका आ जाएगा 34, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो 34 दिया गया, 34 आंसर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब फ्रेंड्स बोर्ड नहीं है, इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप लोगों को मैथ बहुत ही अच्छा मेरा है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। जल्दी से मेरा मतलब थोड़ा सा अपनी व्यवस्था अच्छे से कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे मैथ बहुत अच्छे से मैं आपको पूरा मैथ सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। अगली आप जो भी तैयारी करेंगे उसमें मैं आपको मैथ बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 128 क्वेश्चन नंबर, समुद्र से किसी शहर की जो ऊंचाई है जितनी अधिक होगी वहाँ की जो आबादी है उतनी ज़्यादा डैश की अधिक मात्रा प्राप्त करती है। तो बताइए फ्रेंड्स, अगर किसी शहर की जो ऊंचाई है जितनी अधिक होगी वहाँ की जो आबादी होगी उतनी ही ज़्यादा डैश की किस चीज़ की मात्रा अधिक पाई जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नाभिकीय विकिरण, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विद्युतीय चुंबकीय विकिरण, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कॉस्मिक किरणें एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ये सभी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो समुद्र होता है, समुद्र से किसी भी शहर की जो ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की जो आबादी होगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में काकसिम किरणें होंगी। काकसिम किरणें का मतलब होता है ब्रह्मांड किरणें प्राप्त करेंगी। जितने कि आप जानते हैं ना, जो समुद्र की जितनी भी ऊंचाई मतलब जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, सूर्य की प्रकाश इतनी जल्दी वहाँ पे पहुँचेगी ना, तो वही फ्रेंड्स यहाँ पे काकसिम किरणें दी गई है। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। अत्यधिक ऊर्जा वाली किरणें होती हैं जो बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होती हैं और झिटक कर आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 129, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में शीतीकरण विधि से पूर्व किस वस्तु का प्रयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मिर्च, सेकंड ऑप्शन कह रहा है दालचीनी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है लौंग एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इलायची। तो बताइए जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने से शीतीकरण विधि जो है वो पूर्व किस वस्तु का प्रयोग करती है। तो वो फ्रेंड्स करती है लौंग को, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, प्राचीन समय में लौंग का प्रयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, खाद्य पदार्थ में जल्दी कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लौंग, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, सभी को पसंद आ रहा होगा क्लास, क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक आ गया है तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 130 कह रहा है दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़की या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उससे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो बताइए, अगर गोबर पे लकड़ी पे वो खाना बना रही है, पिछले 3 महीने से उसको खांसी भी आ रही है। दुर्गा क्या है, एक गांव में रहती है, ठीक है, गांव में रहने वाली एक लड़की है। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। सेकंड कह रहा है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस यहाँ पे जो बात हो रही है जीवाश्म ईंधन की, ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका जो इसमें फ्रेंड्स बात हो रही है जीवाश्म ईंधन, इसमें थर्ड ऑप्शन जो आपका रहेगा करेक्ट। 130 क्वेश्चन में जो जीवाश्म ईंधन होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा लकड़ी या फिर गोबर को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन्हें चूल्हे पर खाना बनाने के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस धुएं के रूप में उत्सर्जित होती है, जो श्वसन नली में जमकर सांस लेने में अवरोध पैदा करती है। फलस्वरूप अगर हम बात करें कोई भी व्यक्ति जो दुर्गा को तेज खांसी आने लगती है, ठीक है, तो इसमें जो आपका है सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लग रही फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग जरूर अपना स्कोर बताइएगा, कौन कौन कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और अपना अपना नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 131 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं आप लोग बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सेकंड कह रहा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। थर्ड कह रहा है कि राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश एंड फोर्थ कह रहा है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र।
तो देखिए गुजरात का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है। गुजरात जो है फ्रेंड्स, गुजरात के निकटवर्ती राज्य क्या है, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्योंकि देखिए गुजरात जो है, गुजरात राज्य भारत के पश्चिम हिस्से में स्थित है। भारत के कहाँ पर स्थित है, पश्चिम हिस्से में। आपको देखे होंगे जब आपने ऐसे मैप बनाया होगा, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा मतलब यहाँ पे नहीं बन पा रहा है मेरे पास। तो देखिए जो मैप अगर आपने बनाया होगा तो मैप में आपने देखा होगा, तो जो आपका गुजरात राज्य है ये पश्चिम हिस्से में स्थित है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध यह राज्य देश की सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य भी है। और इस राज्य का अगर फ्रेंड्स क्षेत्रफल की हम बात करें तो 75,755 वर्ग किलोमीटर है और समुद्र तट की जो लंबाई है 990 मील की दूरी पर स्थित है। और इस राज्य की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। और राजस्थान एवं मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थित राज्य हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र जो है इसके दक्षिण में स्थित है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, कक्षा कक्ष में एक शिक्षक उभयचरों में विषय के जानकारी देते हुए निम्न तथ्य लिखता है। निम्न तथ्य कौन कौन से तथ्य लिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ये प्रायः शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। सेकंड कह रहा है कि इनका जो लाल होता है रुधिर कणिकाएं RBCS में केंद्रक पाया जाता है। थर्ड कह रहा है कि ये क्या है, अंडे देते हैं। फोर्थ कह रहा है इनकी जो त्वचा होती है श्लेष्म तथा श्वसन में सहायक होती है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उभयचर की बात हो रही है तो उभयचर के फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो देखिए इसमें बात हो रही है जो उभयचर फ्रेंड्स जो इसमें आप बता रहे हैं इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, चारों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 133 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर जल की सभी अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। देखिए फ्रेंड्स जल की अवस्थाएं पूछ रहा है ना, जल जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों दिया गया है ना। जल की जो अवस्था है फ्रेंड्स वो डी वाला, क्योंकि डी में देख रहे हैं डी में तीनों ऑप्शन आपके आ रहे हैं। ए में आपका ए भी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है क्योंकि जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में आपकी आ सकती है। क्या होगा, जल जो है फ्रेंड्स वो देखिए अगर द्रव के रूप में रहेगी तो पानी भी बन के रहेगी, गैस के रूप में वो फ्रेंड्स जलवाष्प बन जाती है और ठोस अवस्था में उसको देखेंगे तो वो बर्फ के रूप में रहेगी, ठीक है। तो जल का जो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना इजी क्वेश्चन था आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया 134 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक गरिमा एक लड़की है। गरिमा जो है सजीव, निर्जीव तथा मृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है तथा उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम लिखती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या 3 चार्ट बनाई है, तीनों चार्ट पे किसका किसका नाम लिखी है, सजीव, निर्जीव और मृत वस्तुओं का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है तितली, वृक्ष, पैरामीशियम, भालू। सेकंड कह रहा है मोमबत्ती, जग, कार, क्रिस्टल। एंड थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है लकड़ी के लट्ठे, अरहर की दाल, चमड़े का टुकड़ा, स्नान स्पंज। तो इसमें बताइए कौन सा यहाँ पे दिए गए चार्ट संबंधित है। फर्स्ट देखिए कह रहा है सजीव, सेकंड निर्जीव, तीसरा कह रहा है मृत। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो 134 क्वेश्चन नंबर जो आपका कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले सजीव की बात करिए, सेकंड निर्जीव की बात करिए, फिर मृत वस्तुओं की। तो देखिए तीनों यहाँ पे आपका दिया गया है, सजीव, निर्जीव, मृत, आपका फर्स्ट आपका ही दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहले। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है, एक शिक्षक कक्षा में गुणवत्ता के आधार पर कोयले के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोयले के विभिन्न प्रकार को दर्शा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो एंथ्रासाइड है वो कार्बन की जो मात्रा उसमें पाई जाती है 90% से अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहे हैं बिटुमिन्स है, जो कार्बन डाई की इसमें मात्रा जो है वो 70 से 90% तक पाई जाती है। थर्ड कह रहे हैं लिग्नाइट, लिग्नाइट जो है उसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 60% से 70% तक पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है जो पीट है उसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 60% से कम पाई जाती है। तो नीचे दिया गया है कि दर्शाए गए कोयले के प्रकार के आधार पर वह एक शिक्षक से पूछता है कि सबसे कम ऊष्मा कौन देगा। तो सबसे कम फ्रेंड्स ऊष्मा जो है वो कौन देगा बताइए, आप ही लोग कमेंट करके बताइए। सबसे कम जो ऊष्मा फ्रेंड्स है जिसमें सबसे कम कार्बन की मात्रा होगी वो सबसे कम क्या देगा, ऊष्मा की मात्रा देगा। तो इसमें फ्रेंड्स आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि पीट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। 15 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं और इसके जो 15 क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट की क्लास में आपको कराऊंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग अपना जो स्कोर है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग किस किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं। और सभी लोग फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। और थोड़ा सा अगर आप लोग लाइक करते अपने दोस्तों में शेयर करते तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो मुझे मेरा भी मन करता है कि मैं आपको और अच्छे से पढ़ाऊँ।
ठीक है, तो आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो आगे की वीडियो हैं वो सभी आप तक पहुंच सके। ठीक है, और इसके बाद जो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगी ना आपके लिए, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कराऊंगी, वो एकदम पेपर से रिलेटेड, उसमें से आपको पक्का है 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर फंसेंगे। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लेके आऊँगी CDP को और EVS के। ठीक है।